तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे समाकलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन करना, मीन्स डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन या इंटीग्रल मेथड। तो बच्चों गति के समीकरणों को हल करने से पहले एक सिंपल सी बात याद रखना, बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो याद रखना है तुम्हें लिमिट, और हम एक जुगाड़ आपको बता देंगे। बेटा क्या आपको याद रखना है? लिमिट मतलब हर एक वस्तु की सीमा होती है। सीमा क्योंकि आपसे जब कोई ज्यादा बोलता है तो आप उससे क्या कहते हैं? अपनी लिमिट में रहिए। तो हर एक चीज की बेटा क्या होती है? सीमा होती है। तो यहां पर हम तुम्हें कुछ भौतिक राशियों की सीमाओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमें ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, यहां ध्यान हमें बेटा रखना है दूरी का, और क्या याद रखना है? समय का, ठीक है, और ध्यान हमें रखना है वेग का। तो अगर आप दुनिया में आए हो तो आपका अंत होगा, तो दुनिया में जब आए हो तो आपकी प्रारंभिक स्थिति थी, फिर जब व्यक्ति डेड हो गया तो उसकी वो अंतिम स्थिति। तो ऐसे ही वेग जो है, आप जानते हैं प्रारंभिक वेग बेटा क्या होता है? u होता है, और अंतिम वेग जो होता है वो v होता है। तो ध्यान रखना कि वेग की जो सीमा होती है, किसकी बेटा? हमने कहा वेग की सीमा, यानी कि वेग की लिमिट, वो सदैव u से लेकर के v तक चलेगी। बेटा क्या? u से लेकर कितनी चलेगी? v तक चलेगी। अब दूसरी बात ध्यान रखना, जैसे दूरी है तो दूरी की बात करो। अब सोचो हम अभी यहां पर हैं और यहां से कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। तो अगर हम आपसे पूछें यहां पर हमने कितनी दूरी कवर की, तो यार तुम यही तो कहोगे सर आपने 0 डिस्टेंस कवर की। फिर हमने कहा जब हम यहां आ गए तो हमने कितनी दूरी कवर कर ली। तो आप जानते हैं दूरी को हम लोग किससे, दूरी या विस्थापन को s से नोट करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम क्या कह सकते हैं? 0 से s, या x दूरी मान लो तो कह दोगे 0 से x, y दूरी मान लो तो 0 से y, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा कि दूरी या फिर विस्थापन, इन सभी का जो है वो क्या होता है? सीमा 0 से s। कितनी लिमिट होती है? 0 से s। ऐसे ही देखो बेटा, अगर हम बात करें टाइम की, तो जब यहां से हम चलना स्टार्ट किए और यहां तक आए तो इस टाइम हमारा समय क्या था? 0 था। बेटा क्या था? 0 था। उसके बाद में यहां कितना समय हो गया? अब तुम्हारे पास घड़ी तो है नहीं, तो तुम क्या बताओगे? सर टी टाइम हो गया जब आप यहां पर पहुंचे, तो इसका मतलब टी। तो बेटा समय का जो लिमिट हुआ वो कितना होगा? 0 से टी। अब तुम ऐसे ध्यान रखना कि वेग सदैव u से v रहेगा, बाकी सब 0 से जो है। जैसे कार्य पूछ लिया जाए तो कार्य यानी कि w फॉर वर्क, वर्क मीन्स कार्य, तो कार्य की 0 से w रहेगी। क्या रहेगी? 0 से w। समय की बेटा क्या रहेगी? लिमिट 0 से t। ऐसे ही दूरी विस्थापन की लिमिट क्या रहेगी? 0 से s। तो हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अब बेटा दूसरी बात समझते हैं, हमें 2 फार्मूले याद रखने हैं इंटीग्रेशन के। तो बेटा अगर कहीं लिखा है इंटीग्रल dx, तो इंटीग्रल dx का समाकलन जो होता है वो होता है x। बेटा क्या होता है? x। तो अगर ऐसे ही कहीं लिख दिया जाए इंटीग्रल dt, तो मेरा लाल dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। अगर कहीं लिख दिया जाए इंटीग्रल dz, तो dz का बेटा क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। अगर कहीं लिख दिया जाए इंटीग्रल dk, तो dk का बेटा क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। फिर दूसरा इंटीग्रल का फार्मूला याद रखना, ये है इंटीग्रल x dx। क्या है बेटा? x dx। तो x dx क्या होता है? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। इंटीग्रल x dx होता है x की घात n+1 बटे n+1,
ठीक है। तो अब यहां अगर हम कुछ और ले लें, जैसे हम क्या लिख दें, इंटीग्रल टी डी टी, क्या बेटा लिख दें, टी डी टी। तो यहां पर टी की घात कितनी है, 1। एन यहां बेटा क्या होता है, एन यहां पर घात होती है। तो इसका समाकलन क्या बनेगा, देखिए टी की घात, हमने कहा एन घात होती है, तो यहां पर टी की घात है 1, तो 1 और प्लस कितना है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, टी की घात 2 बटे क्या आ जाएगा 2। ऐसे समझने के लिए अगर हम कह दें x की घात 4 का समाकलन करिए, किसका समाकलन बेटा करिए, x की घात 4 का। तो x की घात 4 के लिए आप फार्मूला तो वही बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो x की घात सबसे पहले क्या होता है n प्लस 1, तो ये बेटा हो जाएगा 4 प्लस 1 बटे 4 प्लस 1 बराबर x की घात 5 बटे बेटा क्या आ गया 5। तो ये है हमारा समाकलन। ये इतना इसलिए बता रहे हैं कि बायो के बच्चे अगर हों तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे प्रथम समीकरण की, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की। तो हम पहले बात किसकी करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि गति के पहले समीकरण की। तो हम बेटा मान लेते हैं कि माना किसी क्षण स्मॉल टी पर सूक्ष्म समयांतराल या सूक्ष्म समय पर सूक्ष्म समयांतराल dt में सूक्ष्म समयांतराल dt में कितना dv परिवर्तन होता है, कितना बेटा वेग में परिवर्तन कितना होता है, dv होता है। तो हम जानते हैं कि अगर वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, वेग dv, ठीक है, dt समय में कितना वेग परिवर्तित हो रहा है dv। तो हमें ये पता है कि वेग परिवर्तन हो रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो त्वरण के बराबर होती है। बेटा हमने क्या कहा कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा कि वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, तो ध्यान रखना बेटा मैथमेटिक्स से कि दर जो होती है मेरा बच्चा वो सदैव d/dt होती है। मेरा लाल हमने कहा दर क्या होती है, गणित में ध्यान रखना d/dt होती है। अब यहां कह रहा है वेग परिवर्तन की दर, तो जैसा कि मेरा लाल हम जानते हैं कि वेग जो होता है वो v होता है, वेग क्या होता है, v होता है। तो अब वेग परिवर्तन की दर, तो देखो अब ध्यान से देखो, वेग परिवर्तन दर यानी कि वेग परिवर्तन दर, ठीक है। तो वेग, तो अब ध्यान से देखो वेग परिवर्तन की दर क्या है, हमने कहा d/dt। तो क्या इसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि dv/dt, बात तो वही लिखी है, ठीक है। d/dt के साथ में हमने v ले लिया, ये था आपको समझाने के लिए ताकि कितना भी वीक बच्चा हो उसको बेटा समझ आ जाए। तो हमने क्या कहा कि वेग परिवर्तन की दर, तो हमने क्या लिखी dv/dt। तो क्या वेग परिवर्तन की दर मतलब dv/dt किसके, त्वरण के बराबर होती है। त्वरण बेटा क्या होता है, a होता है, क्योंकि a फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है, यानी कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं बच्चा इसके आगे की, तो देखो मेरा लाल, क्या हम इसका बटा 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो dv बराबर बेटा इधर से क्या हो जाएगा a/dt, क्या हो जाएगा a/dt। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमें ये समीकरण मिला, समीकरण का उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर, ठीक है, समीकरण का उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर। तो बेटा इसका समाकलन कर दीजिए। तो समाकलन मतलब हाथी की सूंड, ये केवल समझने के लिए, हाथी की सूंड थोड़ी होती है समाकलन, क्या बेटा हाथी की सूंड। तो चढ़ाइए हाथी की सूंड दोनों ओर। तो बेटा देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dv
बराबर इंटीग्रल ए डी टी। तो तुमने क्या लिखा, उचित सीमा। तो अभी हमने सीमा की बात की थी, तो सीमा ये v क्या है, वेग। तो हमने बता रखा है वेग सदैव प्रारंभ से अंत तक, यानी कि u से कहां, v तक। फिर dt, तो हमने कहा वेग को छोड़ के बाकी सब जो हो, तो dt t है, तो क्या t का बेटा क्या होगा, 0 से लेकर t तक। अब यहां पर देखिए a जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। ये बेटा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं होता, इसको कहां निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो बाहर निकालो बच्चा, बचा क्या, अब बचा u2v dv बराबर ए बाहर आ गया 0 to t इंटीग्रल dt। अब बेटा अभी बताया था dx x dz z dt t dk k, तो इधर से देखना इंटीग्रल dv क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या बच्चा हो गया, v। लिमिट क्या चल रही है, u से v तक बराबर। अब ऐसे ही देखो बेटा यहां a तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रल dt क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dt बन गया t। लिमिट कितनी चल रही है मेरा लाल, 0 से लेकर t तक। अब करना क्या होता है, अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यह समझ नहीं आ रहा तो तुम ऐसे सोचो, देखो ये आप हैं पूरे, यही तो हैं, तो ये आपकी खोपड़ी और ये आपके क्या हुए, पैर, ये आपके पैर। तो खोपड़ी पर रखा है v और u रखा है कहां, नीचे। तो अब ऐसे समझो कि खोपड़ी के ऊपर तुम्हारा क्या रखा, अगर तुम्हें मैथ नहीं आती, खोपड़ी के ऊपर तुम्हारी रखा है कुछ वजन, तुम बाहर से कुछ रख के लाए हो, तो अब घर आओगे तो थोड़ा थक जाओगे ना, तो क्या करोगे, पहले सबसे पहले वजन नीचे डालोगे। तो नीचे डालोगे तो क्या हुआ, नीचे डाला तो तुम्हारी लंबाई घटी, यानी कि माइनस, यानी कि ऊपर वाला जब तुमने गिराया तो फिर क्या आया, माइनस। और फिर तुम क्या करोगे, अपनी चप्पलें नीचे से निकाल के बैठ जाओगे, तो क्या कहेंगे, ऊपर वाले को नीचे से माइनस कर देते हैं, v माइनस u, ठीक है। और वैसे क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब बच्चा क्या करेंगे, एक बार v की जगह v रखो, तो v, अब हमने कहा माइनस नीचे वाली लिमिट, तो अब v की जगह u रखो, तो v माइनस u बराबर, इधर से a वैसे ही रखो। अब बेटा वही t की जगह पर t रखो, माइनस t की जगह 0 रखो। अब हमें समीकरण ये क्या प्राप्त होगा बच्चा, तो देखो v माइनस u बराबर a, t में से 0 गया, क्या बच्चा t। अब u इधर प्लस का है बच्चा, उधर ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा, इधर काहे का है, माइनस का, दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो हम बच्चा यहां से कहेंगे v इक्वल u प्लस ए टी, यही है गति का प्रथम समीकरण। अब बेटा बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन की, किसकी बात करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की, यानी कि द्वितीय समीकरण की। तो फिर वही मान लेते हैं पहले, क्या कि माना क्षण t पर समांतराल dt में कोई वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु ds दूरी तय करती है, ds दूरी तय करती है, तब हमें पता है अगर कोई वस्तु समय dt में ds दूरी तय करती है, तो इसका मतलब है कि रेट चेंज ऑफ किसका, डिस्टेंस, ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी इक्वल बच्चा v इक्वल क्या होता है, ds बाई dt, क्या होता है, v इक्वल ds बाई dt। अब बच्चा इसका बटा एक तो हम लिख ही सकते हैं, तो ds इक्वल ds बराबर क्या बन गया, v dt। अब लिखेंगे समीकरण एक से v का मान रखने पर, तो समीकरण एक बेटा था क्या, v इक्वल u प्लस ए टी, क्या था, v इक्वल u प्लस ए टी।
तो अब आगे से हम क्या कहेंगे, डी एस बराबर v का यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो u प्लस ए टी, और ये आपका रहा बेटा डी टी, u प्लस ए टी डी टी। अब ये आगे से क्या बनेगा, डी एस बराबर, अब गुणा कराओ तो u की पहले dt से गुणा, तो बच्चा ये क्या हो गया u dt। अब at की dt से गुणा, तो ये हो जाएगा at dt। क्या हो जाएगा at dt। अब वही पहले समीकरण की तरह लिखेंगे, क्या कि उचित सीमा के अंतर्गत समाकलन करने पर। तो समाकलन लगाओ हाथी की सूंड, तो ds बराबर इंटीग्रल u dt प्लस इंटीग्रल ए टी और बेटा डी टी। तो हमने एक बात तो तुमको बता ही रखी है कि यहां कौन है विस्थापन, तो विस्थापन 0 से स्टार्ट होगा s तक, ठीक है, या दूरी कह लो। अब लेकिन ध्यान रखना दूरी विस्थापन एक ही नहीं होते हैं, दोनों में फर्क होता है। क्या, जो सबसे छोटा रास्ता वो विस्थापन और जो बड़ा रास्ता वो दूरी। खैर यहां आता हूं बेटा u dt। अब देखिए तो u dt के लिए यहां पर dt क्या बनेगा 0 से t तक, और इधर t dt यानी कि समय 0 से लेकर t तक। अब बेटा इसे आगे से हम करते हैं, तो देखिए ये बना, अब इंटीग्रल 0 टू s ds, तो वैसे नोट करो, इधर से u कांस्टेंट है इसे बाहर करो, और इंटीग्रल 0 से t, और बेटा क्या है dt, प्लस इधर से a कांस्टेंट बाहर करो और 0 टू t dt। अब बेटा आगे करते हैं, तो इंटीग्रल dx x, तो इंटीग्रल ds क्या यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा s, लिमिट क्या चल रही 0 से s, u वैसे रखो, तो इंटीग्रल dt क्या बन जाएगा, पहले समीकरण में करके सब दिखाया था, t बन जाएगा, तो बेटा ये 0 से t, ठीक है, प्लस a। अब ध्यान करो हमने कहा था इंटीग्रल x dx इक्वल x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो यहाँ t dt का हमने किया था इंटीग्रल t dt, तो t की घात 1, तो x की घात n हमने बताया था यहाँ घात होती है, तो t की घात 1, तो बेटा ये क्या हो जाएगा t की घात 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, यानी कि 1 1 2 t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ इंटीग्रल t dt का क्या बेटा समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कितनी चल रही 0 से लेकर t तक। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हमने कहा था ऊपर से नीचे वाली लिमिट को घटा देना, तो s माइनस हो गया बेटा 0 बराबर, अब यहाँ से u तो वैसे रखो, फिर वही t माइनस 0 प्लस a वैसे ही रखो, और इधर से बेटा t की जगह पर जब t रखोगे तो t स्क्वायर बाई 2, और t की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट हो गया 0। अब s में से 0 गया बच्चा, क्या बच्चा s, t में से 0 गया t बचा, तो ut प्लस इधर से इसे लिख सकते हैं क्या 1 बाई 2 at स्क्वायर। बात तो वही लिखी है कि t स्क्वायर बाई 2 a है, तो at स्क्वायर बाई 2 ही तो ये लिखा है। ये बेटा है हमारा गति का तीसरा समीकरण। अब बेटा हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की, किसकी, थर्ड इक्वेशन। तो हमने कहा कि माना कोई वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है। जब ds दूरी तय करती है तब इसके वेग में परिवर्तन या वेग परिवर्तन सीधे लिखते हैं कितना हो जाएगा, dv होता है। कितना बेटा होता है, dv होता है। तब इसका त्वरण, तो त्वरण का हम लोग फार्मूला बच्चा जानते हैं, क्या होता है, अभी पहले इक्वेशन में डाले थे, बताया था कि वेग परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। क्या हमने बच्चा बोला था कि वेग परिवर्तन की दर
त्वरण के क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो लाल, एक काम कर सकते हैं ना, हम इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ds से क्या करा दिया हमने, गुणा, और इसको भी हमने ऊपर ds से क्या करा दिया, गुणा। ठीक है, ds से क्या करा दिया, ऊपर नीचे गुणा। तो बच्चा ds से जब गुणा करा दिया तो आपको कोई दिक्कत, अरे जब चाहो ds अभी बताओ मार दें। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं a इक्वल, देखिए इस प्रकार भी dv अपॉन क्या लिख सकते हैं, ds, गुणे इधर से लिख सकते हैं ds अपॉन dt। इधर से क्या भाई, देखो dv के नीचे हमने ये ds लिख दिया और इधर ds के नीचे dt, और जब चाहो तो हमने ds से गुणा करा, ds काट दो, dv अपॉन dt ही रह गया। ठीक है बच्चा, लेकिन इसका फर्क बहुत पड़ेगा। अब यहां से देखो ये क्या लिखा है, dv अपॉन ds, तो dv अपॉन ds, और ये क्या है बच्चा, ds अपॉन dt। क्या है, ds अपॉन dt। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ds अपॉन dt होता क्या है, तो a बराबर dv अपॉन ds, बच्चा वैसे लिखा रहने दो, इनटू ds अपॉन dt होता है v। क्या होता है, v, चाहो या लिख दो, बट ds अपॉन dt इक्वल क्या बच्चा हो जाएगा, v। क्या हो जाएगा यहां से, v। अब एक काम करो, इसका बटा 1 लिख सकते हैं, कैंची की गुणा करा दो, तो देखो इधर से क्या हो जाएगा, a ds बराबर इधर से क्या हो जाएगा, v dv। a ds बराबर क्या हो गया, v dv। अब वही काम उचित सीमा के अंतर्गत समीकरण का समाकलन करने पर, उचित सीमा के अंतर्गत समीकरण का समाकलन करने पर, तो लगाइए हाथी की सूंड चढ़ाइए, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल a ds बराबर इंटीग्रल v dv। ठीक है, अब हम एक आपको बात बता रखे हैं कि ये v क्या है, वेग, वेग की सदैव लिमिट u से क्या रहेगी, v, और इधर क्या है, ये विस्थापन 0 से क्या रहेगा बच्चा, 0 से s। अब a तो कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दो, तो a आ गया बाहर, और 0 से s, और इधर से ds। अब v तो कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि v dv सेकंड फार्मूला जो किया था x dx बन रहा है, तो ये तो वैसे ही रहेगा u टू v, और बच्चा v dv। हाँ तो बेटा अब क्या करेंगे, अब जो है इंटीग्रल ds हमें पता है क्या होता है, s, और इधर लिमिट कितनी चल रही है, 0 टू s, और ये a चल रहा है। इधर से हमने अभी किया था t स्क्वायर बाई 2, किसका, इंटीग्रल t dt का, क्या आया था, t स्क्वायर बाई 2, तो v dv क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2। तो बेटा ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। इधर से क्या हो गया, लिमिट कितनी चल रही, u से लेकर v तक। अब अपने को क्या करना है, अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि सीधे कहो ऊपर की लिमिट से नीचे को घटाओ, s माइनस 0 बराबर v की जगह v, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस नीचे कौन है u, तो u स्क्वायर बाई बेटा क्या हो गया 2। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहां पर s में से 0 तो क्या s बचा, यानी कि a तो पहले से चल रहा था s बराबर v स्क्वायर बाई 2, यहां पर 1/2 बेटा क्या हो जाएगा, कॉमन, 1/2 कॉमन ले लो, तो बचा क्या, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब एक काम करो, 2 इधर है, कहाँ बटे में, इधर भेजोगे तो गुणे में, तो हम क्या कहेंगे कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब बेटा u स्क्वायर उस साइड माइनस का, इधर भेजो प्लस का, तो v स्क्वायर इक्वल हम कह सकते हैं कि u स्क्वायर प्लस 2as, ये है हमारा गति का तृतीय समीकरण। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।